हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर, जिसमें आप 2024 का सैंपल पेपर देख रहे थे। कुछ क्वेश्चंस को आप डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन को हम और डिस्कस यहाँ पर करेंगे। और आपको पता है कि हम क्वेश्चन पेपर में से बायो वाला पोर्शन ही सॉल्व कर रहे हैं। आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला जो पोर्शन है वो आपके जो और टीचर हैं वो यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे। तो देख लेते हैं अभी तक आपके पास क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले आपने देखा स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के जाइएगा और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पर पादप ऊतक का नाम लिखिए। ठीक है, पादप ऊतक के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर पादप ऊतक में अभी तक आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं। सबसे पहले हमने कहा आपके पास जो क्वेश्चन आया था, आपको प्लांट टिश्यू का नाम बताना था। उस प्लांट टिश्यू का नाम जो यहाँ पर पानी का परिवहन कर रहा है, प्लस जो यहाँ पर फूड मटेरियल का परिवहन कर रहा है। अब इससे पहले हमने कहा कि आप प्लांट टिश्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। प्लांट टिश्यू में आपने पढ़ा है यहाँ पर जो दो प्रकार का होता है, जिसमें आपने कहा कि एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभजोतक ऊतक, और एक होता है यहाँ पर परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया था, इस प्रकार से आपने एक डायग्राम बनाया था। ठीक है, आपने कहा था एक रीजन ये है, यहां से आपकी क्या निकल रही है, लीफ या फिर कोई भी ब्रांच निकल रही है। आपने कहा एक रीजन ये है, आपने कहा एक रीजन ये है। तीन प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे हमने। तीन प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे हमने। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। ये आपका है क्या? वैसे ये आपका स्टेम है, तना। ये आपका स्टेम है, तना है। आपने कहा आपके तीन प्रकार के क्या आते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आते हैं। अब देखिए, तीन नंबरिंग जो यहाँ पर की है उसके नाम आपको खुद लिखने, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। नाम मैं बता देती हूँ आपको, ये देखना है कौन सा टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है। आपने मैंने कहा एपिकल मेरिस्टेम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है और लेटरल मेरिस्टेम होता है। अब आप देखिए कि एपिकल कहाँ पे होगा, इंटरकैलरी कहाँ पे होगा, लेटरल कहाँ पे होगा, किसके क्या फंक्शन यहाँ पर होंगे। ये तो था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, यही बात हमने की थी। आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसे विभजोतक ऊतक आप कह रहे हैं। क्या फंक्शन होगा इस टिश्यू का? आपने कहा कि इनमें डिवीजन होता रहता है। क्या होगा? इनमें डिवीजन होता रहता है। डिवीजन यानी कि विभाजन होता रहेगा। विभाजन होगा तो ये यहाँ पर वृद्धि के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर है इतनी बात? अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर परमानेंट टिश्यू की, यानी कि स्थायी ऊतकों की। आपने कहा स्थायी ऊतक क्या होते हैं? आपने कहा कि जब विभजोतक ऊतक में विभाजित होने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। क्या बोला हमने? तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू में आपने कहा कि जो परमानेंट टिश्यू है वो भी दो प्रकार का आपके पास आया है। दो प्रकार कौन कौन से आपके पास आए हैं? आपने कहा एक आपके पास आया है जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमने कहा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, विभजोतक ऊतक थे, जब उनमें विभाजित होने की क्षमता खत्म हो जाती है तब ये क्या कहलाते हैं, तब ये परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक बन जाते हैं। अब स्थायी ऊतकों का अलग अलग काम होगा। सबसे पहले हमने बात की थी सरल स्थायी ऊतक के बारे में, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक में क्या डिफरेंस है, या फिर इससे पहले मैं कहूं अगर कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है। आपने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं, विभजोतक ऊतक में विभाजन हो रहा है और ये वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। जो परमानेंट टिश्यू उसमें विभाजन की क्षमता नहीं है, विभाजित नहीं होंगे। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। इसका जो फंक्शन है वो अलग अलग यहाँ पर पाया जा रहा है। सेम हमने कहा कि सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक दोनों में क्या डिफरेंस है। आपने कहा जो सरल स्थायी ऊतक है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। अगर हम बात करें जटिल स्थायी ऊतक की, हमने कहा जटिल स्थायी ऊतक अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। जैसे कि हमने कहा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसमें हमने एक एग्जांपल लिया, आपने कहा पैरेन्काइमा। आपने कहा पैरेन्काइमा है तो इस प्रकार से आपने सेल बना दी है। ये है आपका पैरेन्काइमा। ठीक है, इस प्रकार से ये है आपका पैरेन्काइमा सेल। तो यहाँ पर ये कि आपका सरल स्थायी ऊतक है। आपने कहा ये सारी जो आपको सेल दिखाई दे रही हैं वो एक ही प्रकार की है, सेम आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं जटिल स्थायी ऊतक की बात करूँ, आपने कहा जटिल स्थायी ऊतक कुछ इस प्रकार के हैं, कुछ इस प्रकार के हैं, कुछ इस प्रकार के हैं,
तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो क्या है, इनकी संरचना जटिल है और यहाँ पर इनकी जो फंक्शनिंग है वो भी यहाँ पर जटिल हो जाती है। तो नाम से आपको पता चल रहा है, सरल का मतलब है कि सिंपल होंगे, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होगा, फंक्शनिंग इनकी सिंपल होगी। जो यहाँ पर जटिल होते हैं, इनका जो संरचना है वो क्या होती है, जटिल होती है, फंक्शनिंग भी इनकी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, सरल स्थायी तो कितने प्रकार के आपके पास आया था, आपने कहा था पैरेनकाइमा की सबसे पहले बात की थी और आपने कहा था पैरेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है, संग्रह करना। ठीक है, संग्रह करना। अब हमने कहा कि जो पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा का स्ट्रक्चर भी आप लोग देख लेंगे। पैरेनकाइमा में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस है, जो बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला जो स्पेस है क्या है, ये इंटरसेलुलर स्पेस है, ये वाला स्पेस। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। कैसी सेल है, आपने कहा लिविंग सेल है। जो पैरेनकाइमा है आपका, वो किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, जीवित कोशिकाओं से मिलकर के बना है, लिविंग सेल से मिलकर के बना है। अब आप कहेंगे कि सारे जो ऊतक है वो लिविंग सेल से मिलकर के बने होंगे, लेकिन जब आप टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, आपने कहा था कुछ ऐसे टिश्यू भी हैं जो कि डेड सेल से मिलकर के बने हैं, जैसे कि स्क्लेरेनकाइमा की अगर आप बात करेंगे तब आप वहां पर पढ़ेंगे। आपने कहा जो पैरेनकाइमा है उसका काम होता है संग्रह करना। ठीक है, अब अगर पैरेनकाइमा ने क्लोरोफिल का संग्रह कर लिया है, हरित लवक का संग्रह कर लिया है, आपने इसे क्या कहा, क्लोरेनकाइमा कहा। पैरेनकाइमा को आपने अब क्या कहा, ये पैरेनकाइमा था, अब आप इसे क्या कह रहे हैं, क्लोरेनकाइमा। पहले क्या था, पैरेनकाइमा था। ठीक है, पी फॉर पैरेनकाइमा। अब आप इसे क्या कहेंगे, क्लोरेनकाइमा कहेंगे। अब आपने क्या बोला कि इतनी बात क्लियर है आपको कि अगर पैरेनकाइमा ने क्लोरोफिल का संग्रह किया तो क्लोरेनकाइमा कहलाएगा। क्लोरेनकाइमा का फंक्शन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आपने कहा कि अगर यहाँ पर पैरेनकाइमा के बीच में ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंटरसेल्युलर स्पेस दिखाई दे रहा है, अंतरकोशिकीय आपको स्थान दिखाई दे रहा है। अगर ये बढ़ जाता है, यानी कि एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, तो बीच का आपका पूरा इंटरसेल्युलर स्पेस बढ़ गया है, फिर आप इसे कहते हैं एरेनकाइमा। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, एरेनकाइमा कहेंगे। और एरेनकाइमा का फंक्शन क्या होगा, आपने कहा एरेनकाइमा सबसे पहले तो कहाँ पाया जाता है, एरेनकाइमा आपका कहाँ पाया जाता है, आपने कहा ये पाया जाता है जलीय पादपों में। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट में पाया जाता है। क्या मदद करे, फ्लोटिंग में मदद करते हैं, तैरने में मदद करते हैं। क्लियर है इतना पैरेनकाइमा के बाद। अब हम बात करेंगे किसकी, कॉलेनकाइमा की। ध्यान दीजिए, ये कॉलेनकाइमा है, ये क्लोरेनकाइमा है। चलिए, ये आपका क्या है, कॉलेनकाइमा। अब कॉलेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या होगा, आपने कहा जब आप किसी पेड़ की टहनी को खींचते हैं, वो खींच जाती है, नीचे आ जाती है, आप छोड़ते हैं तो वो जो टहनी है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में वापस पहुंच जाती है। क्या कहते हैं इसे, आपने कहा ये लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो कॉलेनकाइमा क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, किसे, प्लांट को। ठीक है, क्लियर है। लास्ट आता है आपका स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या देखा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, सरल स्थायी ऊतक आपके हो गए हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर जटिल स्थायी ऊतक की। यहाँ तक की बात आप लोग कर चुके हैं, अब जटिल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ लेते हैं। आपके जो जटिल स्थायी ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के आपके पास आते हैं। एक है आपका जाइलम, एक है आपका फ्लोयम। ठीक है, अब जो जाइलम होता है और जो फ्लोयम होता है वो है आपके जटिल स्थायी ऊतक। ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पढ़ेंगे, जैसे 4 कोशिकाएं यहाँ पे हैं, 4 प्रकार की कोशिकाएं आपकी यहाँ पे हैं। आपके लिए होमवर्क में ये है कि आप इन कोशिकाओं के नाम पढ़ के लेके आएंगे कि जो जाइलम है वो कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, फ्लोयम किन किन कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए, अब बात कर लेते हैं जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन, जो कि आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा यह है, ये वाला, कि पौधों में भोज्य पदार्थों का वहन कौन करता है। ठीक है, यानी कि दैट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल इन प्लांट, आपको नाम बताने की फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है। लेकिन आपका कि जो वाटर एंड मिनरल्स है, यानी कि जल और खनिज लवणों का परिवहन कौन कर रहा है, जाइलम है। जाइलम यानी कि क्या करेगा, जल और खनिज का क्या करेगा, परिवहन करेगा।
ठीक है, अब बचा फ्लोएम। आपने कहा फ्लोएम क्या करेगा, भोजन का परिवहन करेगा। आंसर मिल गया, यानी कि आपका इसका आंसर है फ्लोएम और आपका इसका आंसर है जाइलम। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए, आपका आंसर आपको मिल गया है। अब आप जाइलम और फ्लोएम की डायरेक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपने कहा जाइलम और फ्लोएम, यहाँ पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो जो जाइलम होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। फ्लोएम की बात करें तो आपने कहा बाय डायरेक्शनल होता है, यानी कि द्विदिशीय होता है, दोनों दिशाओं में क्या कर रहा है, यहाँ पर फ्लो कर रहा है, क्योंकि भोजन को ऊपर भी जाना है और नीचे भी जाना है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब सेकंड जो आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 3 नंबर का टोटल आपके पास प्रश्न आता है, जिसमें आपके पास जो खंड क है, यानी कि पहला जो आपके पास पार्ट है, ये 2 नंबर का है और ये आपके पास 1 नंबर का आता है। ठीक है, पहला आपको क्या पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है दोहरे परिसंचरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन, क्या होता है डबल सर्कुलेशन, ये आपको पूछा गया है। सेकंड में आपको पूछा गया है मानव रक्त में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम लिखिए, यानी कि नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, दोहरे परिसंचरण तंत्र के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे इसकी कार्यविधि किस प्रकार की होती है। पहले पढ़ ले क्या हो रहा है यहाँ पर। आपने बोला द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपका जो हृदय है वो शरीर के विभिन्न हिस्सों से ऑक्सीजन रहित रक्त को प्राप्त कर रहा है। पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम डायग्राम बना के समझेंगे आपको क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले तो आपका हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, एंड इट पंप दिस ब्लड टू द लंग्स। अब हार्ट क्या करेगा, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पंप कर दे रहा है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न टू द हार्ट। अब फिर से लंग्स ने क्या किया, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया और फिर से हार्ट में भेज दिया है, विच इज पम्प्ड अगेन इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द हार्ट। अब फिर हृदय क्या करेगा, फिर से उसी ब्लड को सारे ऑर्गन्स में पंप कर देगा। Thus, the blood passed twice through the heart, making one complete round through the body. अब क्या हुआ, आपके हार्ट में जो ब्लड आया वो 2 बार आया है। ठीक है, 2 बार आया है, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इसे आप क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। सेकंड आपका आता है पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या होता है ये, आपने कहा द पल्मोनरी सर्कुलेशन pertains to lungs. The blood flow from the right ventricle to the lungs. Pulmonary vein collect deoxygenated blood from the lungs and carry it back to the heart. यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, द ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, पल्मोनरी वेन कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड कैरी इट बैक टू द हार्ट, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में होगा। द सिस्टमिक सर्कुलेशन pertains to the major circulation of the body. The aorta receives the blood from the left ventricle and send it to the various part of the body. Veins collect the deoxygenated blood from the body parts and pour it back into the right auricle. क्या चीजें आपको बताई गई हैं, देखिए समझते हैं जो भी अभी हमने पढ़ा है। अब हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं आपको क्या चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, यहाँ पर लंग्स बना लेने हैं। ये है आपके लंग्स। ठीक है, अब आपको क्या बना लेना है, अपना हार्ट बना लेना है। क्लियर है, बहुत डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, आपको सिर्फ समझना है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इतना आपको समझना है, इतना डायग्राम इनफ है यहाँ पर ये समझने के लिए। अब यहाँ पर लेवलिंग अगर हम करें तो आपने कहा
ये हैं दो जो आपके आते हैं, वो आते हैं आपके एट्रिया आते हैं, ठीक है, ये एट्रिया है, ये आपके वेंट्रिकल है। राइट और लेफ्ट में आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो आपने कहा ये है आपका राइट एट्रिया और ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये है आपका लेफ्ट एट्रियम और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है इतना, ठीक है। ये आपके लंग्स है यहाँ पर, और लंग्स में अगर आप और ज्यादा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे, लास्ट वाला स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। प्रकार से ये वाला स्ट्रक्चर हम देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। ये आपके होते हैं एल्विलाई। क्या होंगे, एल्विलाई होंगे, ठीक है। एल्विलाई का डायग्राम बाद में आप देखेंगे, एल्विलाई का फंक्शन क्या होता है। बाकी आपकी ये ट्रेकिया है, ये आपकी क्या है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्योल बनते हैं, ब्रोंक्योल से ये आपका टर्मिनल ब्रोंक्योल आता है, टर्मिनल ब्रोंक्योल पे आपके लगे होते हैं एल्विलाई। ये जब आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, आगे आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन आएगा, वहां पर आप लोग इस सारे पार्ट्स को देखेंगे। अब आपको क्या कहा गया कि क्या होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या होता है। ये आपके यहाँ पर क्या आते हैं, ऑर्गन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी ऑर्गन आ गया है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन है। अब हमारे ऑर्गन में होता क्या है, आपने कहा कि हर एक सेल में क्या होता है, हर एक सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमारी जो सेल है, ये हमारी सेल है, फॉर एग्जांपल ये आपकी सेल है, यहाँ पर ग्लूकोज है। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन, जो कि आपने सांस के रूप में अंदर ली, ऑक्सीजन चाहिए। जब आपने ऑक्सीजन यहाँ पर आई तो ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा, जिससे आपको एनर्जी मिली, प्लस आपको CO2 का प्रोडक्शन हुआ, जो कि आपकी सेल से बाहर जाना है। CO2 का प्रोडक्शन अगर हो गया है तो अब यहाँ पर आपका जो रक्त है, ये जो CO2 है वो आपके रक्त में आ जाएगी, और अब आपका रक्त क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन रहित रक्त कहलाएगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। ये आप ध्यान दीजिए, शब्दों को समझना है, बार बार हम जो ये डेफिनेशन है वो रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। आपने कहा अगर CO2 का प्रोडक्शन, क्योंकि हर सेल में ये चीज हो रही है, हर सेल को एनर्जी की आवश्यकता है, हर सेल में आपको यही चीज देखने को मिलेगी। आपने कहा अब जो आपका रक्त है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा, ठीक है। ये आपके ब्लड वेसल्स थी इस प्रकार से, यहाँ पर CO2 आ गया है, अब आपका जो रक्त है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सबसे पहले आपने कहा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, आपका राइट एट्रिया में जाता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, आपने कहा किसके द्वारा जाता है, आपने कहा किसके द्वारा जाता है, आपने कहा ये जाता है किसके द्वारा, वेन के द्वारा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात कि वेन के द्वारा आपका क्या जाता है, यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें CO2 भरा है, कहाँ जाएगा, आपके राइट एट्रिया में जाएगा। चला गया यहाँ पे ब्लड, इसे आप ब्लू कलर से दिखाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। वेन है ये, क्या है, वेन है। कहाँ गया, आपके राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रिया से आपके कहाँ गया है, आपने कहा राइट वेंट्रिकल में गया है। राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है इस प्रकार से, अब ये जो ब्लड है ये कहाँ गया, आपने कहा ये गया लंग्स में इस प्रकार से, ठीक है। ये ब्लड कहाँ चला गया है, लंग्स में चला गया। क्यों गया लंग्स में, क्योंकि हमें क्या करना है, जो आपके रक्त में क्या है, CO2 है, उसे हमें रिमूव करना है और यहाँ पर हमें ऑक्सीजन को ऐड करना है। अब एल्विलाई को समझ लेते हैं एक बार पहले, एल्विलाई क्या कर रही है। एल्विलाई है, एल्विलाई क्या है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एल्विलाई में क्या होती है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर एल्विलाई के अंदर क्या है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, इस प्रकार से ये है पूरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये आपकी ब्लड वेसल्स है, और इस ब्लड वेसल्स में आपकी क्या भरी हुई थी, आपने कहा CO2 भरी हुई थी। तो होगा क्या, ये CO2 एल्विलाई में जाएगी और ये ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, आपके ब्लड वेसल्स में आ जाएगी। यानी कि क्या समझे इस बात से, क्या समझे इस बात से, आपका रक्त था डीऑक्सीजनेटेड, जिसे आप क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से आप ब्लू कलर में दिखा रहे हैं, ठीक है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसका मतलब है कि आपके रक्त में CO2 का अमाउंट ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। आपको यहाँ पे इस एल्विलाई में आपने जब सांस ली, आपने जब इनहेल किया, सांस ली, तो इस एल्विलाई में क्या भरी हुई है, ऑक्सीजन भरी हुई है।
तो क्या होगा, ये जो CO2 है ये आपके एल्विलाई में चली जाती है। आपके एल्विलाई में CO2 गई तो यहाँ पर ब्रोंकियोल से आपके ट्रेकिया में, और ट्रेकिया में आपके जो नासा द्वार है वहां से जो CO2 है वो बाहर निकल गई, ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गई है। और जब ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गई है, अब आप इसे रेड कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को आप, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप क्या कर रहे हैं, रेड कलर से दिखा रहे हैं। तो आपने क्या कहा, ये आपका क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, और ये आपका क्या है, ऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आप समझ गए डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या डिफरेंस है, इतनी बात आप समझ गए हैं, एक बार देखिए, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका जो रक्त है यहाँ पर वो क्या हो गया है, ऑक्सीजनेटेड हो गया है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। अब जब आपका रक्त ऑक्सीजनेटेड हो गया है तो अब आपने क्या कहा, ये जो रक्त है ये अब आपका कहाँ है, आपके राइट एट्रियम में आया है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये है कि जो ये ब्लड यहाँ गया लंग्स में, ये किसके द्वारा गया, इसको क्या कहते हैं। और जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आया है उसे आप क्या कहेंगे, ये आप क्या करेंगे, घर से करके लेके आएंगे, क्योंकि आपका हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे सिर्फ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को देख रहे हैं, ठीक है। अब आपका क्या है, लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आया, लेफ्ट एट्रिया से आपका कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब आपके बॉडी ऑर्गन में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भरी होगी, ये ऑक्सीजन आपके बॉडी पार्ट्स को प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब हुआ क्या, आप देखिए, आपने कहा आपके हृदय में जो रक्त है वो 2 बार आया है एक साइकिल को पूरा, ये पूरी एक साइकिल है, ये पूरी आपकी क्या है, एक साइकिल है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक ही लंग से काम हो रहा है, दोनों लंग से काम होगा, हमने सिर्फ एक को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बार तो आपका जो ब्लड आया हार्ट में वो यहाँ आया, पहली बार तो यहाँ आया, दूसरी बार कहाँ आया, यहाँ आया, 2 बार आपके हार्ट में ब्लड आया है, इसे आप कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि आपके हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बार यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक की बात क्लियर है कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही है, क्या कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपने अभी पूरे पैराग्राफ में पढ़ा था, सारी यही चीजें पढ़ी थी। आपको यही बताया गया था कि क्या हो रहा है, पहले जो आपका रक्त है आपके पूरे बॉडी पार्ट से, क्या जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि ऑक्सीजन रहित जो रक्त है वो कहाँ आया, आपके राइट एट्रिया में आया है, ठीक है, राइट वाले पार्ट में आया। अच्छा, ये राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया या वेंट्रिकल क्या है, आपके हार्ट के पार्ट है, आपके हृदय के क्या है, कोस्ट है। 4 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा हार्ट, ठीक है, 1 2 3 4। क्लियर है इतनी बात, कंफ्यूज नहीं करेंगे। 4 पार्ट में डिवाइड होते, तो सबसे पहले जो रक्त आया वो कहाँ आया, राइट एट्रिया में आया है, राइट एट्रिया में आया, राइट एट्रिया से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल से गया, राइट वेंट्रिकल ने इस ब्लड को आप कहाँ दे दिया है, लंग्स को पंप करा दिया है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, आपके लंग्स से मिलेगी, ठीक है। अब इस रक्त में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, CO2 रिमूव हो गई है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। ये ब्लड कहाँ आया, आपके लेफ्ट एट्रिया में आया। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके राइट एट्रिया में होगा, ये लेफ्ट एट्रिया में होगा। ध्यान दीजिए, आपने कहा कि लेफ्ट एट्रिया में होगा आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहली बार रक्त यहाँ आया, आपके कहाँ से आया है ये भी ध्यान रखिए, आपके बॉडी के क्या है, ऑर्गन है, जो भी ऑर्गन है, सेल्स है, टिश्यू है, कुछ भी देखिए सारे कहाँ से आए हैं, आपके राइट एट्रिया में आए हैं, वहां से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल ने किसे दिया है, लंग्स को अपना ब्लड दिया है। लंग्स ने इस ब्लड में क्या ऑक्सीजन ऐड कर दी है, कहाँ आई है, लेफ्ट एट्रिया में आई है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल, आपसे ये भी पूछा जाता है कि हृदय का कौन सा पार्ट है जो कि बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, आपने कहा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल ही क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। अच्छा, किसके द्वारा कर रहे हैं, ये क्या है, आपकी आर्टरीज है, धमनी जिसे कहते हैं, आर्टरीज है, ठीक है। धमनी के माध्यम से पूरे ब्लड में ब्लड को क्या किया जा रहा है, पंप किया जा रहा है।
तो क्योंकि आपका जो हार्ट है उसमें जो ब्लड है वो एक साइकिल में 2 बार आ रहा है, इसीलिए आप इसे क्या कह रहे हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कह रहे हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे हैं। अगर आपने ये समझ लिया है डायग्राम, तो अब आप अच्छे से समझ सकेंगे कि जो पैराग्राफ आपको बताया गया है, एक बार डायग्राम को अच्छे से देखिए, फिर हम उसके बाद एक बार फिर से पैराग्राफ पढ़ेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं पैराग्राफ में आपको क्या क्या चीजें बताई गई थी। ठीक है, सबसे पहले आपने कहा द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हृदय है आपका वो शरीर के विभिन्न हिस्सों से ऑक्सीजन रहित रक्त को प्राप्त कर रहा है। अब आप इस इमेज को देखिए, ये आपके पूरी बॉडी के पार्ट्स हैं, यहाँ से आपका, अच्छा ये इमेज उल्टी हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है ये इधर होना चाहिए था, ये जो वाला पार्ट है इधर होना चाहिए था, ये आपका पूरे जो क्या है, चलिए इस इमेज को रहने दीजिए, इस इमेज को देखिए, आपके हृदय में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आपके राइट एट्रिया ने क्या किया, रिसीव किया, ये बात आपको बताई गई है। लेकिन आपने क्या बोला, एंड इट पंप्स दिस ब्लड टू द लंग्स, अब आपके हृदय ने क्या किया, इस ब्लड को लंग्स को क्या कर दिया गया है, पंप कर दिया है। यही चीज आपने पढ़ी, यही चीज आपने पढ़ी कि और ये क्या करता है, इस रक्त को फेफड़ों में पंप कर देता है। कौन, हृदय की बात हो रही है, आपके हार्ट की बात हो रही है। सेकेंड आपने क्या बात की, आपने कहा द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न टू द हार्ट विच इज पम्प्ड अगेन इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय हार्ट। नेक्स्ट लाइन आपको क्या बता रही है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौटता है, जिसे हृदय द्वारा फिर से शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। यानी कि आपने क्या बोला, जो यहाँ पे ब्लड गया था वो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो आपके हृदय में आया, और आपके हृदय के द्वारा ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके शरीर में फिर से पंप करा दिया गया है। यही बात आपने पढ़ी। नेक्स्ट आपने क्या बोला, दस द ब्लड पास ट्वाइस थ्रू द हार्ट मेकिंग वन कंप्लीट राउंड थ्रू द बॉडी, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। यानी कि आपने क्या सीखा यहाँ पर, आपने कहा इस प्रकार रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है और शरीर का एक पूरा चक्कर या साइकिल पूरी कंप्लीट करता है, इसे आप दोहरा परिसंचरण तंत्र कह रहे हैं। आपने कहा एक बार तो यहाँ आया था बॉडी के ऑर्गन से और एक बार लंग से आया, तो 2 बार जो हृदय है वो 2 बार जो रक्त है वो हृदय से गुजर रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आपने क्या बोला, आपको पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में बता रखा है, यानी कि फुफ्फुसीय और प्रणालीगत परिसंचरण के बारे में आपको बता रखा है, फुफ्फुसीय और प्रणालीगत परिसंचरण के बारे में आपको बता रखा है। देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर आती हैं। आपने कहा द पल्मोनरी सर्कुलेशन part ends to lungs, the blood flow from the right ventricle to the lungs। यानी कि आपने कहा फुफ्फुसीय परिसंचरण फेफड़ों से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है वो फेफड़ों से संबंधित है। रक्त दाएं वेंट्रिकल से, ठीक है, दाएं का मतलब क्या होता है, आपका राइट वेंट्रिकल, जो आपका राइट वेंट्रिकल से फेफड़ों तक प्रवाहित होता है। जो रक्त है वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स तक क्या कराएगा, प्रवाह कराता है। सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, पल्मोनरी वेन कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड कैरी इट बैक टू द हार्ट, कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल में। अब आपने कहा कि जो फुफ्फुसीय शिराएं होती हैं वो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त एकत्रित करती हैं और इसे हृदय यानी कि बाएं अलिंद तक वापस ले जाती हैं। बाएं अलिंद का मतलब क्या हुआ, आपका लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, वही चीज आपको बार बार रिपीट करके बताई जा रही है, ध्यान दीजिए। अब एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, वो आपको देनी है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज आपकी एक्सेप्शन आती है। आपने कहा हमेशा जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और जो आपकी आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन आपके पास जो एक्सेप्शन आता है दैट इज पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन क्या कलेक्ट कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रही है। पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड को कैरी करेगी और पल्मोनरी आर्टरीज एकमात्र आर्टरीज होगी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रहित ब्लड को कैरी करेंगी। ठीक है, ये चीजें हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आपने क्या बात की, आपने कहा द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन पर्टेन टू द मेजर सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी, द एटो रिसीव द
blood from the left ventricle and send it to the various part of the body. The vein collect deoxygenated blood from the body parts and pour it back into the right auricle. अब पढ़िए आपने क्या बोला, आपने कहा प्रणालीगत परिसंचरण शरीर के प्रमुख परिसंचरण से संबंधित है। महाधमनी बाएं वेंट्रिकल से रक्त प्राप्त करती है और इसे शरीर के विभिन्न भागों में भेजती है। जो नशी होती है वो शरीर के अंगों से डीऑक्सीजनेटेड रक्त एकत्रित करती है और इसे वापस दाहिने कर्ण द्वार में डाल देती है। क्लियर है इतनी बात? ये जो डायग्राम है इसे अच्छे से समझिए। अगर आपने डायग्राम अच्छे से समझ लिए हैं तो लैंग्वेज आप खुद बना देंगे। पार्ट्स के नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि रक्त जो आपका है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। तो इसी को आप दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो आज के सेशन में हम यही करेंगे। इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है आपको बताने के रक्त में कौन सा पिगमेंट होता है, ये आप घर से करके लेके आएंगे, होमवर्क है आपका। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।